हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द साइंस विजन यूट्यूब चैनल, जहां मैं अपलोड कर रहा हूं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और इस बार जैक बोर्ड के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, ये पार्ट 2 का जो है सेशन है, जो कि सेट 1 के जो सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए थे पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई टैब पे जा करके उसे देख लें। और ये मेरा पार्ट 2 है। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चंस 16 नंबर तक मैंने सेट 1 का सॉल्यूशन दे दिया था, एंड उसके बाद आज से स्टार्ट करें 17 नंबर क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा दिमाग में याद रखेंगे, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो बॉडी को प्रोजेक्टाइल हम लोग दो टाइप के पढ़े हैं, राइट। एक तो प्रोजेक्टाइल जो है होते हैं सम हाइट से, पृथ्वी से सम हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में अगर फेंक देते हैं तो वो बॉडी और कुछ देर के बाद क्या होती है, कुछ देर तक जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड उसके बाद यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने लगती है और लास्ट में वो सरफेस से टकरा जाती है, राइट। अगर आप सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल से जाते हो, दैट मीन्स अगर आप हॉरिजॉन्टल से सम एंगल बना करके और प्रोजेक्टेड कर रहे हो, तो ऐसे में भी प्रोजेक्टाइल वैसा ही सिचुएशन होगा, कुछ हाइट तक जाएगी बॉडी और जाकर के सरफेस को टकरा देगी। तो ऐसे दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बात करो या फिर प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल पे बात करो, ठीक है, क्षैतिज से समकोण पर, कुछ कोण पर अगर फेंका जाता है, प्रक्षेप किया जाता है, दोनों ही परिस्थिति में देखा जाए तो वर्टिकल मोशन में चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में कम होते हैं और कभी इंक्रीज करने लगते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन के ड्यूरेशन में तो हमेशा ही वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करते जाता है। लेकिन अगर कोई चीज डिक्रीज नहीं करता या इंक्रीज नहीं करता, मतलब चेंज नहीं होता, तो वो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, या फिर वेग का क्षैतिज घटक के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी यस चेंज होते रहता है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, मोमेंटम भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। कहता है व्हेन अ बस सडनली टेक्स a turn the passengers are thrown outward because of, तो जब कोई बस अचानक टर्न लेती है, घूम जाती है, तो यात्री बाहर की ओर फेंका जाते हैं। हम लोग ऐसा फील करते हैं कि बाहर की ओर जा रहे हैं, जैसे ही टर्न लेते हैं ऐसे, तो हम लोग बाहर की ओर फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग सीधा स्ट्रेट रोड में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही हम लोग मूव कर रहे होते हैं आगे की ओर, और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए बस ने अचानक से टर्न ले लिया, इस साइड की ओर जाने लगा, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में एक फोर्स फील कर लेते हैं, जब तक कि हम लोग एडजस्ट ना हो जाए। क्योंकि हमारा कहता है ये बेस्ड ऑन है लॉज ऑफ इनर्शिया पर, किस पर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इनर्शिया पर है। एंड लॉज ऑफ इनर्शिया जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला लॉ ऑफ क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या सिंपली इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हम लोग कह लेते हैं। सेकेंडली इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया की ये सब टाइप है। इनर्शिया मतलब जड़त्व तो होता है, ओके। जो मेरे हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, इनर्शिया का मतलब जड़त्व तो होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब गति का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का जड़त्व। यानी कि इसका मतलब होता है कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया मतलब बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहेगा कि बॉडी अगर गति में है एक दिशा में तो वो गति में ही रहना चाहेगा, वो कभी भी मूव करना इधर उधर डायरेक्शन में नहीं चाहेगा, तो वो जिस डायरेक्शन में था उसी में रहना चाहेगा। थर्ड है क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का जड़त्व, यानी जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा था उसी दिशा में वो गति करते हुए रहना चाहेगा। तो यहाँ अगर आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए इन्हीं तीनों में से कोई होने वाला है। अगर तीनों में से ऑप्शन कोई एक है तो आप आंख बंद करके जो है उस ऑप्शन पर टिक आउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर दो ऑप्शन है या तीनों ऑप्शन है तो आप थोड़ा सा देख लो, रेस्ट में है बॉडी और चल रहा है या बॉडी जो है गतिशील है। तो यहाँ देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा, गति का जड़त्व हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार, एक पर्सन है जो कि आप समझ रहे हैं एक कार में बैठा हुआ है। ये हमारा एक न्यू मॉडल का कार देख लीजिए, ठीक है, ये लीजिए ये कार है हमारा। तो एक बॉडी जो है, हालांकि इसका ऊपर का बोल रहा है कि ऊपर में सरफेस पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ए पर्सन जो है वो सीट है किसी कार में एंड मूव कर रहा है कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो एक बॉल को ऊपर की ओर जस्ट उछालता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट वो ऊपर की ओर एक बॉल को क्या करता है, उछालता है। तो भाई बॉल था कार के अंदर में, कार की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बॉल की भी वेलोसिटी होगी समथिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे में जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी एंड वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, यानी बॉल का मोशन कुछ इस तरह से होगा। और जब तक कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, यानी ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जब तक यहाँ पहुंचेगा तो कार उसके बॉल उसके हाथ में जाकर के गिरेगा। यानी कि बैठे हुए यात्री को जो पर्सन फेंका है उसको ऐसा लगेगा उस पर्सन को कि बॉल जस्ट ऊपर गया एंड फिर क्या हुआ, नीचे आया और कुछ भी अपियर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे कि आउटसाइड द कार बॉल फॉल कर जाता है, यानी गेंद गिरेगा। ठीक है, कार में बैठा व्यक्ति गेंद को हवा में फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा, कार से बाहर जाएगा? नहीं, कार से बाहर नहीं जाएगा। इन द कार साइड ऑफ द पर्सन, पर्सन से आगे गिर जाएगा? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, कार के व्यक्ति के पीछे गिरेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। कार में बैठे व्यक्ति के, गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के एकदम हाथ में गिरेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ओके, ठीक है, आप सीधा जाएगा सीधा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, क्या होगा? तो 5 न्यूटन का बल है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप, मैं कहूंगा गिवन दैट लिख लीजिए स्टूडेंट। जैसे कि फोर्स के बारे में कह रहा है, यहाँ पर 5 न्यूटन का है एंड ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 1 केजी मास वाले बॉडी में अप्लाई होता है। तो ऐसे में उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये बहुत ही इजी सवाल है और मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में भी वो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू द पॉइंट होंगे, दैट मींस एकदम क्वांटिटी के फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में सिर्फ जो वैल्यूज है क्वेश्चंस में दिए हुए गिवन है, उन वैल्यूज को अगर आप पुट कर देते हो तो आपका आंसर क्वांटिटी का जो भी डिमांड किया जा रहा है वो आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो F इक्वल टू m इंटू ए, मास दिया हुआ है, या फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूले निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ए निकालना है। तो हो जाएगा F बाई में m एंड फोर्स दिया हुआ 5 और मास 1, दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर को मैच करा लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन ए बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो भाई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की बात आ गई, और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की बात जहां आती है वहां समझ लीजिए फ्रिक्शन फोर्स की बातें आ रही है कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें वो फोर्स अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स वेरियस काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शंस में, तो कौन सा होगा?
तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है क्या कि वो जस्ट स्टार्ट करने के सिचुएशन में आ गया, यानी कि अगर आपने फोर्स लगाया है 8 न्यूटन और पीछे की ओर जस्ट फ्रिक्शन फोर्स भी लग गया 8 न्यूटन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो ये वैल्यू तो फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वैल्यू को चेंज करता हो। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू अगर 8 न्यूटन है और इधर लगा दिए हम लोग 4 न्यूटन, और तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में तो 4 न्यूटन ही लगेगा, 8 न्यूटन तो लगेगा नहीं। तो ये जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब बॉडी रेस्ट में होगी उस समय बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी को अगर आप आगे मोशन कराना चाह रहे हो तो बॉडी के जस्ट आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल यानी जो वस्तु को रेस्ट में रखता है और वही घर्षण बल चेंज होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है आपके फोर्स के अकॉर्डिंग। आप 5 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, आप 6 लगाओगे ये भी 6 लगाएगा, आप 8 लगाओगे ये 8 लगाएगा, आप 9 लगाओगे ये 8 ही लगाएगा। यानी एक टाइम आएगा जहां फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा, अधिकतम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू पहुंच गया उसके बाद आप जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, जैसे यहाँ 1 न्यूटन ज्यादा लगा दिया गया है, तो ऐसे में अप्लाइड फोर्स जीत गया और बॉडी मोशन कर गई, तो वो फिर सेल्फ एडजस्टिंग नहीं हुआ, 8 का 8 ही रहेगा, फिर वो काइनेटिक में आ गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा रेस्ट में जो फोर्स अप्लाइड होते हैं फ्रिक्शन फोर्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होते हैं और वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं। दैट मीन्स वो आत्म समायोजन बल होते हैं, दैट मीन्स खुद से वो समायोजित होने लगते हैं। ठीक है, याद रहेगा, तो याद रखना है इसको। अब आइए भाई बात करते हैं हम लोग when a torque acting on a system is zero, अगर टाउ torque is equal to टाउ is equal to अगर जीरो हो गया तो which of the following should not change, क्या चेंज नहीं होगा, इसमें पूछ रहा है क्या चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स टॉर्क इज इक्वल टू हम लोगों को पता है होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F क्रॉस S होता है, बिकॉज टॉर्क बलाघूर्ण भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो चूंकि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डॉट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ऑलवेज याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट होता है एफएस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉर्क को अगर जीरो कर दोगे तो भाई फोर्स जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए, जब एक सिस्टम पर लगने वाला बलागुण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए। भाई टाउ जीरो करोगे तो फोर्स तो चेंज होगा ही ना, तो ये नहीं होगा आंसर। नहीं पूछ रहा है हम लोगों से, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। हाँ याद रखना क्वेश्चन में नॉट देख लेना है भाई जरूर, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है, तो वस्तु पर कार्य करने वाला बल जीरो नहीं होगा, मतलब चेंज हो जाएगा, इसमें बदलाव होगा। रैखिक वेग में भी बदलाव होगा, कोणीय विस्थापन में भी बदलाव होगा, बिकॉज लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होगा तो कोणीय में तो चेंजिंग होगा ही ना। सिर्फ अगर चेंज नहीं होगा तो कोणीय वेग। ठीक है, ये कोणीय वेग जो होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग इसको बोलते हैं, ये कंजर्व्ड होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे। इंग्लिश में देख लीजिएगा लीनियर मोमेंटम है, कोणीय वेग नहीं कोणीय संवेग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स कहता है हैमर ऑफ मास 300 ग्राम, जैसे न्यूमेरिकल आया भाई गिवन दैट लिख लो, उसको सॉल्व करना है, और 300 ग्राम इसको सीजीएस में है तो इसको एसआई सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, और सॉरी इसको 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, ये 300 है और इसको हम लोग 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 kg, राइट। उसके बाद कहता है मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जब भी ऐसा दे समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया जा रहा है। अब कहता है स्ट्राइक्स अ नेल, हमर जो है वो नेल पे टकराया, एक हथौड़े से जो है कील पर ठोकते हैं हम लोग, और वो कील जैसे ही सरफेस पर जाता है, जैसे ही सरफेस पर जाता है
तो सरफेस के अंदर जा करके टाइम लगता है, उसको कह रहा है 0.02 सेकेंड। ठीक है, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड। ठीक है, देन आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, कि हैमर से नेल पर लगाए फोर्स, तो नेल भी तो हैमर पर फोर्स लगाया होगा ना। ठीक है, अगर हथौड़े से कील पर अगर फोर्स लगाते हो तो कील भी हथौड़े पर सेम फोर्स लगाया होगा, तब तो रुक गया। तो ऐसे में फाइनल वेलोसिटी आपको याद रखना चाहिए 0 हो जाएगा। तो एफ निकालने के लिए हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, एम इंटू ए होता है, राइट। तो मास आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लेना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे स्टूडेंट सबसे पहले। तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 है और टाइम है 0.02। तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -40, और ये 0.02 पॉइंट उठाएंगे, 0 डबल बैठेगा और 2 से कट जाएगा 2000 टाइम्स में। अब ये आ गया एक्सेलरेशन आपको 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ये आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव में आया है, दैट मींस कील का बात कर रहा है। अब जब फोर्स कील के द्वारा हथौड़े पर लगेगा तो वो माइनस एफ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस एम इंटू ए करेंगे हम लोग। तो माइनस एम इंटू ए कर देंगे, तो माइनस एम की जो वैल्यू है 0.3 kg है, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। एंड एक्सलरेशन जो अभी आया है -2000, राइट। तो ऐसे में जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 दूना 6, 1 0 हटा दो, 600 न्यूटन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो जो कि प्लस हो जाएंगे, यानी कि 600 न्यूटन ऑप्शन ए है आपका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, क्या कहता है 40 ग्राम, यानी कि इसको आप कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.04 kg हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा शॉर्ट में भी चलना होगा, हालांकि मैं डिटेल में जा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आप लोग जरा सा शॉर्ट में भी थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है, हालांकि टाइम बहुत रहेंगे, डोंट वरी, आराम से। एंड गन का जो मास है ये भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, याद करो। गन का मास दे दिया और वेलोसिटी दिया हुआ है आपको बुलेट का, फाइनल वेलोसिटी v1 दे दिया गया है, ये m1 m2 लेते थे ना वही वाला है। v1 दे दिया गया है 800 मीटर पर सेकेंड, राइट। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यानी v2 पूछ रहा है। भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, आपको पता होगा m1 u1 प्लस m2 u2 एंड इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। तो ये इनिशियल मोमेंटम है एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम होगा 0 स्टूडेंट, जब गन से बुलेट फायर नहीं किया गया होगा, ठीक है, बंदूक से गोली नहीं निकली होगी, उस समय उसका प्रारंभिक वेग होगा 0। लेकिन जैसे ही बुलेट को फायर कर देते हैं तो उसके पास कुछ मोमेंटम आ जाती है। तो भाई यहां से निकाल लेंगे हम लोग ना, यहां से v2 इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ओके स्टूडेंट्स, तो v2 we can calculate by using this formula, this relation, v2 is equal to minus m1 v1, which is the momentum of bullet and mass of gun, जिसकी हमको रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ m2 हो जाएगा, राइट। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिमाग में याद रखना कि नेगेटिव में हमको कर देना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पर मोमेंटम ऑफ बुलेट लेना है, क्या लेना है स्टूडेंट्स, मोमेंटम ऑफ बुलेट। एंड बाय में क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन, मास ऑफ क्या हो जाएगा, गन, ये याद रखना है। यानी कि माइनस m1 v1 एंड बाय में क्या हो जाएगा m2। तो इस फॉर्मूले से बनाइए, बड़ा ही सस्ता है, 0.04 kg बुलेट का मास है। बुलेट की वेलोसिटी है 800 और गन का जो मास है वो 8 kg है। ये 100 टाइम्स में कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, -4 मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। कहता है फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास, यानी कि एक एक्सेलरेशन दे दिया, सॉरी मास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग मास ले लेते हैं। मास दे दिया गया है 3 kg है, एक बॉडी है m1 और उस पर एक्सेलरेशन फोर्स लगाता है तो एक्सेलरेशन होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एंड एक अनदर मास है m2 इज इक्वल टू
4 केजी एंड इनका जो एक्सलरेशन होता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कहता है कि किसमें फोर्स ज्यादा लगा, फोर्स रिक्वायर्ड कौन किसमें कितना ज्यादा फोर्स लगेगा विल बी, ठीक है 3 केजी द्रव्यमान में या 4 केजी द्रव्यमान में पर गति देने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो निकाल लू ना, बड़ा ही सिंपल है, m1 इंटू एम के फॉर्मूले से, यानी कि 5 इंटू 3 ये लग रहा है 15 न्यूटन, राइट। एंड इसमें निकालोगे F2 तो m2 इंटू A2 हो जाएगा एंड m2 की वैल्यू है 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16 न्यूटन लग रहा है। तो भाई कौन जीता, किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो आपको सेकंड बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। कहता है जीरो इन बोथ द केस, गलत है यार। सेम इन द बोथ द केस, नहीं यार ये भी गलत है। ग्रेटर फॉर 3 केजी मास, ये भी गलत है, ग्रेटर नहीं लग रहा है फोर्स, इसमें फोर्स कम लग रहा है, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, जब भी बॉडी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में एम मास का बॉडी मोशन करेगा विद वेलोसिटी भी, तो ऐसे में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि सेंटर की ओर देता है। अगर ये अभिकेंद्र बल नहीं लगाएगा फिर गोले के केंद्र की ओर या वृत्त के केंद्र की ओर, तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में उसके क्या होते हैं फॉर्मूले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, तो m इंटू ए के फॉर्मूला से ही निकलता है m v स्क्वायर बाय r। तो ये भाई फॉर्मूला है, इनको आपको दिमाग में रखना है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, भाई मोमेंटम ए का और बी का सेम है, लिख लेना चाहिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, भाई क्या बोला, एम बी इज द ग्रेटर देन एम ए, ठीक है, यानी कि बी बॉडी का द्रव्यमान ए बॉडी से ज्यादा है। तो विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ए और काइनेटिक एनर्जी बी का रेशियो कौन बड़ा है। तो आइए भाई निकालेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले क्या होता है, हाफ एम बी का स्क्वायर होता है, इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मोमेंटम में, यानी कि एम स्क्वायर हो जाएगा एम इंटू एम और बी स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा 2 इंटू एम। तो ऐसे में आप कह सकते हो एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एम इंटू बी होता है मोमेंटम संवेग, तो संवेग का हो जाएगा स्क्वायर बाय में 2m, ये आ गया अपना फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हो जाएगा पी ए का स्क्वायर बाय में 2 मास ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉडी का हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, पी बी का स्क्वायर सेकेंड बॉडी बाय में 2 मास ऑफ बी। अब क्या कहता है, दोनों का मोमेंटम डिवाइड कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। ए में से बी को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा 2ma एंड यहाँ हो जाएगा पी बी का स्क्वायर बाय में 2mb। तो ये पी स्क्वायर सेम है, क्योंकि यहाँ देखिए इस रिलेशन से पता चल रहा है, तो ये कट गया और इसका रेशियो 2mb ऊपर चला जाएगा, राइट। फोर्थ वाला ऊपर चला जाता है और सेकेंड वाला नीचे रहेगा 2ma, यानी 2 कैंसिल हो गया। यानी आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई यहीं से आप कंक्लूड कर सकते थे, जैसे ही फॉर्मूला आपको ये पता चल गया। तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज्यादा मास उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं बी बॉडी का, ठीक है, बात किया जाए बॉडी ए और बॉडी बी का, तो इसका मास जो है कम है और इसका मास ज्यादा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है, डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए। ये भी यहाँ बता रहा है ये ग्रेटर देन 1 होगा, इज इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा इसकी वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी ए की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी बी से बड़ा होगी। तो कहता है ऑब्जेक्ट किसकी ज्यादा होगी हायर, ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट बी का, बोथ द ऑब्जेक्ट विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, रॉन्ग है, डेटा इनकम्प्लीट है, ये भी रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर। वस्तु बी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सॉरी स्टूडेंट्स,
ऑब्जेक्ट, चूंकि आप क्या देखें कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी एक आ जाता है, चूंकि इसका मास कम है ना, तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी? जिसका मास कम उसका एनर्जी ज्यादा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट और रिप्रेजेंट सॉरी बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या बताता है? ठीक है, बल और विस्थापन। भाई बल और विस्थापन से क्या बनता है? टॉर्क बनता है भाई ये, और एक क्या बनता है? कार्य बनता है एफ एस डॉट प्रोडक्ट। एक तरफ बल लेते हैं और एक तरफ एस लेते हैं, तो बल का और एस का जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो पार्ट है वो हमेशा वर्क डन को देगा। क्या देगा? वर्क डन देता है। क्योंकि एरिया के बारे में बात कर रहा है तो हमारा टॉर्क है भी नहीं और यहाँ पर एक ऑप्शन में भी नहीं है, तो वर्क डन होगा, किया गया कार्य। हमेशा याद रखना बल और विस्थापन के ग्राफ से हमें क्या मिलते हैं? कार्य मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ऑफ ए मास 100 केजी? यानी एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने के लिए, ठीक है, कितना पावर और एवरेज पावर लगेगा? यानी कि औसत शक्ति क्या है? तो कितना हाइट पर उठा रहा है स्टूडेंट्स? 50 मीटर के हाइट पर। कितना देर में उठा रहा है? तो 50 सेकेंड पर उठा रहा है। बड़ा आसान है, पावर पूछा आपसे तो भाई पावर का फॉर्मूला होता है W बाई में टी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो F इंटू एस बाई में टी। यानी कि F का वैल्यू कितना होगा? तो M इंटू ए होता है फोर्स का वैल्यू। क्योंकि हम लोग जानते हैं F इजकल टू क्या होता है? ma, इसलिए मैंने रखा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हाइट है, हाइट पर ले जा रहे हैं, हाइट पर टाइम टी है। अब इस फॉर्मूले में हमको पटक देना है। मास कितना? 100 किलोग्राम। एक्स लगे, सॉरी भाई ये ए दिया है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर जी, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेंगे ना। और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है जी के बारे में, तो 9.8 ले लेते हैं ना। और हाइट कितना दिया? 50। ये कितना दिया? सेकेंड 50। ये 50, ये 50, खत्म 50। 100 इंटू 9.8 मतलब कितना हो गया? 98 वाट। 98 या 980? बताओ। 98 वाट ही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पॉइंट है ना। नहीं सॉरी 980 हो जाएगा, 209.80 है ना, तो 980 वाट हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। देख लेना कंफ्यूजन हो जाएगा, 98 नहीं होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 98 होता है। ओके ना, बात आई समझ में ना। चलिए ठीक है, तो 980 वाट होगा। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए जानते हो स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। तो इसका टेबल में दे दूंगा, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो मैं बहुत जल्द टेबल आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं द साइंस बिहाइंड टेलीग्राम से, या तो फिर मैं यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में जरूर कोशिश करूंगा को आप अपलोड कर दें, या तो फिर सेकेंड सेट का जब सॉल्यूशन दूंगा बहुत जल्द। सेट 2 के भी सॉल्यूशंस मैं दूंगा स्टूडेंट्स बहुत जल्द, क्या मैं कल ही अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसे भी आप लोग देख लोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भाई क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रड, एक रड है, थिन रड है, भले मैं मोटा दिखा रहा हूँ, ऑफ मास m है, इसका लेंथ l है, ठीक है, एंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर पास होगा, तो इसका आंसर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर, ठीक है, बाय में 12, याद रखिएगा। और अगर इन से पास होता तो उसका फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 3, जो कि ऑप्शन बी दिया है। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी होने वाला है, ml स्क्वायर बाय 12, याद रखिएगा। याद रखिएगा रड है, सेंटर से पास होगा, सेंटर है अगर एक्सिस है, और पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ml स्क्वायर बाय 12 करेंगे, और अगर किनारों से पास हो रहा है तो ml स्क्वायर बाय 3 करेंगे, ठीक है ना। इसके चार्ट में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स दे दिया गया है 5 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 10 मीटर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थीटा 90 डिग्री, वर्क डन पूछ रहा, बड़ा ही आसान है, W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। और भाई
कॉस जैसे 90 डिग्री बोल दिया, वर्क डन हो गया 0। आई बात समझ में? यानी कि आप लगा दो आंख बंद करके 0 जूल पर, ऑप्शन डी। ठीक है, 90 डिग्री पर वर्क डन 0। फिर कहता है कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है वर्क जो परफॉर्म होता है? डिस्प्लेसमेंट पर। बाय डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड करता ही है, कैसे बोलेंगे कि नहीं करेगा यार, क्योंकि फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ पर डिपेंड करेगा, एस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर, यानी इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि नॉट दिया गया यहाँ। एफ अप्लाइड पर, इसमें भी नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड का सवाल ही नहीं है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी, भाई ये नहीं है, यहाँ देख लो इन तीनों चीजों को ऑप्शन में डाला है, ये चीज पर वर्क डन डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। कहता है कि द टोटल वर्क डन, ये आपका 32 था, 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन, किसी वस्तु पर सभी बलों, बाहरी बल या आंतरिक बल के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है? तो भाई ये जो है ना, ये सीधा सीधा सवाल जाता है और यहां से एक क्वेश्चन आपको आना तय है, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा पर मैं, यहां से क्वेश्चन उठेगा ही स्टूडेंट्स। तो इसका बराबर क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका आंसर डेफिनेशन से ही समझ में आता है, स्टेटमेंट से समझ में आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के, कि क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है। मार दीजिए, टिक आउट कर दीजिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, हाँ भाई ज्योमेट्रिकल सेंटर पर तो लाई करता ही है। ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ये भी है भाई, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा करे, इसमें भी बोला हमेशा का बात बोल रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? इसमें क्वेश्चन समझ रहे हो ना? जरा सा मैं बड़ा करता हूं, देखिए जरा छोटा दिख रहा है। इसमें कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज लाइज इन द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब कोई बॉडी है ऐसे ऐसे, इसका जो सेंटर होगा एग्जैक्टली वहां पर मास लाई करता है। ये बात सही है, लेकिन हमेशा लाई करेगा ये गलत नहीं है, गलत है भाई, क्योंकि बॉडी का शेप अगर ऐसा हो गया तो सेंटर इधर हो गया तो बाहर भी हो सकता है। तो ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ना जरूरी नहीं है कि इनसाइड हो। ऑलवेज लाइज आउटसाइड, ना ये भी जरूरी नहीं है। बात ऑलवेज की है, एक वर्ड बराबर मतलब ऑप्शन को खत्म कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। वो सही है सेंटेंस, बट ऑलवेज आगे लगा दे रहा है, तो ये गलत है। हाँ, ऑप्शन डी मे लाई विद इन आउटसाइड, विद इन और आउटसाइड द बॉडी, ये सही है, अंदर भी लाई कर सकता है बाहर भी लाई कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब मैं लास्ट सवाल की ओर चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -3 I कैप n प्लस j कैप n प्लस 5 k कैप। ओके स्टूडेंट्स, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मींस पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है 7 I कैप प्लस 3 j कैप एंड प्लस ये k कैप है। ठीक है, इस पे कंफ्यूजन मत होना, ये k कैप है, क्वेश्चन में ये थोड़ा प्रॉब्लम है, k कैप दिया हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी I कैप लिखा हुआ है लेकिन k कैप होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि इस पर टॉर्क कितना होगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि टॉर्क होता है F क्रॉस R, यानी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डिटरमिनेंट निकालना। क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? डिटरमिनेंट के माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इसमें आप खुद से अपने से लिख लो I कैप, J कैप एंड K कैप। ठीक है ना? एंड फिर इनके जो कॉफिशिएंट है -3 + 1 5, हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन बाकी सारी चीजें प्रोसेस आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसीलिए आप इसको अच्छे से समझो, ये 7 है, ये 3 है और ये 1 है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा?
तो टॉर्क का डिटर्मिनेंट निकलेगा ऐसे, आई कैप को हम लोग सबसे पहले लेंगे, ठीक है। आई कैप को लीजिएगा, जैसे डिटर्मिनेंट में ये प्लस साइन होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, ठीक है। इसका साइन होता है ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर में साइन होता है प्लस, माइनस एंड क्या होता है प्लस। तो ऐसे में आप देख सकते हैं आई कैप इज इक्वल टू, जैसे आई कैप हम लोग लेंगे तो आई कैप लोगे तो इसका रॉ और इसका कॉलम को नहीं काउंट करना है, बाकी जो 4 डिजिट है इन 4 डिजिट को लिख देना है। दैट मीन्स 1 5 एंड 3 1 ये लिखेंगे। माइनस जे कैप को हम लोग लेंगे, चूंकि माइनस में साइन मैंने लेने बोला था तो सेकंड एलिमेंट में माइनस लेंगे। जैसे ही आप ये लोगे तो उस सिचुएशन में आप ये रॉ और कॉलम को हटाओ, इस रॉ और कॉलम को आप हटाओगे, इसके रॉ और इसके जो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचे हैं वो चारों एलिमेंट को हम लोग यूज कर लेंगे। दैट मीन्स -3 5 एंड 7 1 हो जाएगा। एन प्लस के कैप लेंगे, एन प्लस के कैप जैसे ही लेते हो आप तो ये रॉ और ये कॉलम जो है इस बार ये इनका ये जो रॉ है और ये जो कॉलम है कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो वैल्यू बच गया है ये चारों डिजिट को हम लोग ले लेंगे, विच इज -3 + 1 7 एंड 3, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ऐसे क्रॉस करना है, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, याद रखना ये फर्स्ट नंबर होगा एंड माइनस सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकंड होता है, ये याद रखिएगा डिटर्मिनेंट का तरीका है। तो 1 × 1 1 -5 3 15 हो जाएगा। माइनस जे कैप लेंगे हम लोग, फिर -3 × 1 ये मल्टीप्लाई करो -3 हो जाएगा एंड -5 7 35 5 7 35 एंड प्लस के कैप लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फिर हो जाएगा -3 3 हो जाएगा -9, ठीक है। एंड -1 × 7 7 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, टॉर्क निकल जाएगा आपका -1 -15 यानी कि क्या हो गया -14 आई कैप हो जाएगा। -35 एंड -3 यानी कि -38 एंड -38 इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +38, ओके +38 जे कैप एंड -9 है एंड -7 है तो -9 7 हो जाएगा -16 एंड माइनस प्लस -16 के कैप। तो ये हो गया आपका आंसर आ गया। तो आप देखोगे मिला लो चेक कर लो कौन सा आंसर है, 14 38 16 सब में है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। ये होगा या ये, तो साइन देख लीजिए इसमें -14 नहीं है, यहाँ पर मेरा -14 आया है, तो -14 ऑप्शन डी वाला है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, होप सो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। सेट 2 के भी आंसर्स बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे और उनके वन शॉट में मैं अपलोड करूंगा। सेट 1 तो मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लॉन्ग ना पड़ जाए। लेकिन सेट 2 को मैं कब सोचा, मतलब कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कवर अप कर लूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड सी यू।